नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम डेमोक्रेटाइजेशन का पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आप इस लेक्चर का भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, ये है हमारा सिलेबस सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि बच्चों को पढ़ना है। आज हम डेमोक्रेटाइजेशन का लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम ये देख लें कि हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा। तो हमने लेक्चर 1 में मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को जाना, हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को जाना, हमने मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को जाना। दोस्तों, लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। और इसे समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर जाकर देखें। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को जाना, हॉरिजॉन्टल डेमोक्रेटाइजेशन एंड वर्टिकल डेमोक्रेटाइजेशन। उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट रिलेशन है आपका मॉडर्नाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन, अर्थात जो आधुनिकीकरण है और जो लोकतंत्रीकरण है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेमेस्टर 4 में पूछा जाता है मेरे भाइयों, कि क्या क्या कारण है जिससे पोस्ट कॉलोनियल कंट्री, अर्थात ऐसे देश जो कि पहले आपके उपनिवेश हुआ करते थे, वहां डेमोक्रेसी आई। ऐसे देश जो कि पहले अथॉरिटेरियन कंट्री हुआ करते थे, वहां डेमोक्रेसी आई। और ऐसे देश जो कि पहले कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करते थे, वहां डेमोक्रेसी आई। तो क्या इनके कारण है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, जिससे क्वेश्चन पूछने के 90% चांसेस है, जो आपको जानना चाहिए। अब हम कारण जान गए, अब हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेटाइजेशन कैसे पूरे विश्व में फैला। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले लेक्चर को नहीं अटेंड किया, उनके लिए मैं थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन के मीनिंग को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर एक देश में डेमोक्रेसी आ गई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वहां डेमोक्रेटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से हो गई। डेमोक्रेटाइजेशन अगर हम भारत का उदाहरण ले, तो भारत में लोकतंत्र 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय से आ गया। लेकिन आज भी डेमोक्रेटाइजेशन हमारे भारत में चल रहा है। जो लोकतांत्रिकरण है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह कभी समाप्त नहीं होती। जब 2005 में RTI एक्ट हमारे यहाँ लाया गया, वह डेमोक्रेटाइजेशन था, लोकतंत्रीकरण हुआ। जब लोकपाल लाया गया तो वह लोकतंत्रीकरण हुआ हमारे देश में। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को RTI के तहत ला दिया जाएगा तो वह लोकतंत्रीकरण होगा हमारे देश में। तो लोकतंत्रीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। होता क्या है डेमोक्रेटाइजेशन? तो मेरे भाइयों, जब कोई देश आपका ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करता है, ऐसे संस्थाओं को स्टैब्लिश करता है अपने देश में, और ऐसे कानूनों को बनाता है जिससे वह एक अस्थाई लोकतंत्र बन सके, तो हम उसे डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। और ये अस्थाई लोकतंत्र बनने की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। आप देखिएगा फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया है, तो आप उसमें देखिएगा सैमुअल पी हंटिंगटन बात करते हैं 1800 ईस्वी के बाद का। और वह कहते हैं कि ब्रिटेन में डेमोक्रेटाइजेशन आया 1800 ईस्वी के बाद, US में आया। तो आप तर्क दे सकते हैं कि यूएस में तो साहब मैंने सुना है कि पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1776 को हुआ था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसके बाद आपका जो फिलाडेल्फिया का कन्वेंशन हुआ, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया था यूएस में। तो फिर 1800 ईस्वी में कैसे डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है यूएस में? तो भाई 1800 ईस्वी में बहुत सारे ऐसे संस्थाओं की स्थापना की गई थी, ऐसे कानून बनाए गए थे हमारे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत यूएस एक स्टेबल डेमोक्रेसी बन सके, एक अस्थाई लोकतंत्र बन सके। आप जानते हैं जब यूएस का संविधान लिखा गया था स्टार्टिंग में, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे।
ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। दिस वाज द केस इन द ब्रिटेन, द विमेन डिडंट हैड द वोटिंग राइट्स एट ऑल। तो मुझे उम्मीद है आपको डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर आप डेमोक्रेटाइजेशन और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन में फर्क समझना चाहते हैं, तो आप मेरे लेक्चर नंबर 1 को जाकर अटेंड करें। अब मैं यहां से वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ता हूं। तो ये है वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। सैम्यूल पी हटिंगटन ने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। और हम एक चौथे वेव के बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये डेमोक्रेटाइजेशन का वेव था कि वेव नहीं था, जो कि आपका अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में शुरू हुआ, 10-11 में टूनिसिया से। टूनिसिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां से शुरू हुआ था। हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 3 वेव्स हुए डेमोक्रेटाइजेशन के, जैसा कि सैम्यूल पी हटिंगटन बताते हैं। सबसे पहला वेव जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए में डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चला। दूसरा वेव जिसमें भारत, इजराइल, जापान, वेस्ट जर्मनी में। और तीसरा वेव जिसमें सदर्न एंड ईस्टर्न यूरोप में, लैटिन अमेरिका में और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में। हम इसको वन बाय वन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप एक और कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, जब वेव्स चल रहे हैं डेमोक्रेटाइजेशन के, तो बीच में आपको रिवर्स वेव देखने को मिलेंगे। अर्थात डेमोक्रेसी आई और फिर से डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो गई अथॉरिटेरियन रूल में या कम्युनिस्ट रूल में। तो हम इस चीज को देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक और आपको चीजें समझ में आएंगी। और हम देखिए हमारा सिलेबस क्या है सेमेस्टर 4 का। तो देखिए जो यहाँ पढ़ने आए हैं वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, उनको तो समझ में आएगा ही पूरा वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। और जो स्पेसिफिकली आपके सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के, उनका मेन फोकस होना चाहिए कि किस तरह से पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट अथॉरिटेरियन और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन चले। पहले वेव में कौन से देश डेमोक्रेटाइज हुए, पोस्ट कॉलोनियल कंट्री की पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री की आपके पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। तो ये सब चीजों को हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं अपने लेक्चर को यहाँ से। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था नेशन स्टेट में, कि किस तरह से नेशन स्टेट का उद्भव हुआ है पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट में, जो कि आपका सिलेबस था। तो हमने देखा कि नेशन स्टेट का उद्भव प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन से हुआ। जब डीकोलोनाइजेशन हुआ पूरे विश्व में, तो उसके बाद कई सारे राष्ट्र राज्य आगे आते गए, बनते गए। और ये प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ? तो ये वेव्स के फॉर्म में हुआ। बहुत सारे वेव्स आए जिसके तहत प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन हुआ, ऐसा कहना है डर्बी शायर का। और डर्बी शायर ने हमें 4 वेव्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन के बारे में बताया है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इस तरह से पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट में हमारे नेशन स्टेट आए। उसी तरह से प्रश्न बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, किस प्रकार से हमारे आधुनिक लोकतंत्रों का विकास हुआ है, वह कैसे आए हैं। तो भैया जो हमारे सैम्यूल पी हटिंगटन हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है देखो भाई, ये जो आधुनिक लोकतंत्र है, ये वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के जरिए हमारे विश्व में आए हैं। इनका उद्भव इसी प्रकार से हुआ है। भैया डेमोक्रेटाइजेशन के कुछ वेव्स चले हैं जो कि सीरीज में चले हैं, और इन्हीं के कारण जो आधुनिक लोकतंत्र हैं वह एग्जिस्टेंस में आए हैं। अब वह वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि देखो, एक समूह है देशों का जिनमें संक्रमण हुआ, जिनमें ट्रांजिशन हुआ एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, एक दिए गए समय में। वह पहले नॉन डेमोक्रेटिक हुआ करते थे, अब वह डेमोक्रेटिक हो गए। तो इसी को वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कहा है उन्होंने, अ ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक रिजीम्स दैट ऑकर्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थिंकर हैं, जैसे में मुनक हो गए, जैसे में डॉरन स्प्लिट हो गए, ये सैम्यूल की बात से एग्री नहीं करते। इनका कहना है कि भैया जो आपके हटिंगटन साहब वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन दे रहे हैं, उनका तो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं होता है। उनके द्वारा किया गया जो क्लासिफिकेशन है वह अवैज्ञानिक है, वह अनसाइंटिफिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर पहले वेव का टाइम फ्रेम को मेजर कीजिएगा,
तो पहला वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन 100 साल का है लगभग। आप अगर उसमें देखिएगा तो 1828 से लेकर 1926 तक। और फिर दूसरा वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आप देखो तो वह मात्र 19 सालों का है। तो कोई पैटर्न नहीं है टाइम पीरियड में, और वह ये भी नहीं बता पाते कि जो पहले वेव में कौन कौन से कंट्रीज आपके डेमोक्रेटाइज हुए। उसमें आपका एक पैटर्न फॉलो नहीं होता। आप देखिएगा आपके तीनों वेव्स में तीनों तरह के कंट्री डेमोक्रेटाइज हुए हैं। आपके पोस्ट कॉलोनियल कंट्री भी, पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री भी, और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री भी। लेकिन फिर भी इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को समझना, क्योंकि किस तरह से लोकतंत्रीकरण हुआ पूरे विश्व में हम इसका एक मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को पढ़ के। और हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि पहला वेव चला उसमें पोस्ट कॉलोनियल कंट्रियों का ज्यादा संख्या था जो डेमोक्रेटाइज हुए, कि पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री थे, कि पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री थे, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो कि 1828 से 1926 तक चला। देखो मेरे भाई, मैं हमेशा आपसे तीन शब्द कह रहा हूं, पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट अथॉरिटेरियन और पोस्ट कम्युनिस्ट। अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा तो आपको ये तीनों शब्द नहीं समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं इन तीनों शब्द का मतलब। तो अगर पोस्ट कॉलोनियल का बात करूं तो मैं ऐसे देशों का बात कर रहा हूं जो कि पहले कॉलोनी हुआ करते थे यूरोपियन पावर्स के, जैसे हमारा भारत। ये पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है, पहले कॉलोनियल रूल में था, अब यहाँ डेमोक्रेसी है, तो वह पोस्ट कॉलोनियल कंट्री कहा जाएगा। पोस्ट अथॉरिटेरियन, जहां पहले डिक्टेटरशिप था, मान लो कल के डेट में नॉर्थ कोरिया जो है वह डेमोक्रेसी वहां आ जाता है, तो हम उसको पोस्ट अथॉरिटेरियन कहेंगे, मतलब वह पास्ट में अथॉरिटेरियन रूल में था। मान लो कल के डेट में चाइना में डेमोक्रेसी आ जाता है तो हम उसको पोस्ट कम्युनिस्ट कहेंगे। अर्थात चाइना जो है वह एक साम्यवादी देश हुआ करता था, आज वहां लोकतंत्र है। जैसे में रशिया, इट वाज अ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो जो पहला वेव चला डेमोक्रेटाइजेशन का, उसमें पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज डेमोक्रेटाइज हुए और कुछ कॉलोनियल पावर जो यूरोपीय जो शक्तियां हुआ करती थी, जो कॉलोनीज बनाती थी पूरे विश्व में, वह भी डेमोक्रेटाइज हुई, जैसे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स। दोस्तों ब्रिटेन एग्जाम्पल के तौर पर इसने ऐसे कानून और ऐसे आपके संस्थाओं का निर्माण किया था जिससे यह अस्थायी लोकतंत्र बन सके। जिसमें से एक एग्जाम्पल है, इसने अपने महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी दिया था। और जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्री जो इस समय डेमोक्रेटाइज हुए, उनमें से है आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्री में तीन कंट्रीज आते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। इसमें डेनमार्क को जोड़ दोगे तो इसको नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और ये जो पहला वेव चला, इसमें 30 देशों ने न्यूनतम ऐसी संस्थाओं और ऐसे कानूनों का निर्माण किया अपने देश में जिससे हम कह सकें कि यह एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन मेरे भाइयों, भाई जो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन था उसमें एक टाइम पीरियड के बाद रिवर्स वेव चलना शुरू हो गया। अर्थात कुछ ऐसे देश थे जो डेमोक्रेटिक बन के वापस से अथॉरिटेरियन बन गए। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जर्मनी, वहां फासिस्ट रूल आ गया, हिटलर। फिनलैंड में फासिस्ट, इटली में फासिस्ट, बहुत सारे देश कम्युनिस्ट हो गए, कहीं कहीं मिलिटेरियन रूल आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो लैटिन अमेरिका के देश हुआ करते थे, तो हम इसे रिवर्स वेव कहते हैं, जहां डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेसी के बाद दोबारा से अथॉरिटेरियन रूल या मिलिट्री रूल आ गया। और ये जो फर्स्ट रिवर्स वेव था कब चला, 1922 से लेकर 1942 तक। अगर हम एक इसकी विशेषता की बात करें पहले वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की, तो इसमें जितने भी देशों में लोकतांत्रिकरण हुआ वह धीरे धीरे हुआ, वह सीरीज में हुआ, सिक्वेंशियल हुआ, ग्रेजुअल था। और यही कारण है कि वहां जो आपका पॉलिटिकल टेम्परेचर है वह हाई नहीं हुआ, मतलब वहां लड़ाई झगड़ा विवाद उवाद उस टाइप का नहीं देखने को मिला। एक और चीज,
जितनी भी नई डेमोक्रेसीज बनी आपके फर्स्ट वेव के द्वारा, उसमें जो प्रिविलेज्ड एलिट्स हुआ करते थे, उनके बीच में ही सिर्फ कंपटीशन देखने को मिलता था पॉलिटिकल पावर के लिए। अर्थात अभी भी उसमें कंसोलिडेशन नहीं हुआ था, डेमोक्रेटाइजेशन पूरी तरह से नहीं आया था। मैंने पहले लेक्चर में डेमोक्रेटाइजेशन के 4 स्टेजेस को बताया था। सबसे पहले होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद ट्रांजिशन होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर डीपनिंग होता है। तो सही से कंसोलिडेट नहीं हो पाई थी ये डेमोक्रेसीज, है ना, क्योंकि जो आपके आम जनता थे उनकी भागीदारी अभी भी बेहतर तौर से सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, यूएस ने बहुत बाद में ब्लैक्स को दिया है भैया वोटिंग राइट्स, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज हुआ करती थी, जो आपके प्रिविलेज्ड इलिट्स हुआ करते थे, वह पावर कंट्रोल करने के लिए आपस में compete किया करते थे। जो नई डेमोक्रेसीज फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बाद एग्जिस्टेंस में आई। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे आप। इस स्लाइड के पहले पॉइंट को तो मैंने बता ही दिया, जो संक्रमण था फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री टू डेमोक्रेटिक कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ था। यही कारण है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था वह लो ही रहा था। उसके बाद मेरे भाई, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के जरिए जितने भी देश डेमोक्रेटिक बने, वह अपने रैशनल चॉइस के जरिए डेमोक्रेटिक बने। अर्थात उन्होंने खुद से तय किया कि हमें डेमोक्रेटिक बनना है। उन्होंने किसी का देखा देखी नहीं किया कि अच्छा बगल वाला डेमोक्रेटिक है हम भी डेमोक्रेटिक बन जाएंगे, अच्छा वो देश डेमोक्रेटिक है हम भी डेमोक्रेटिक बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई, 1828 से 1926, इसमें मोनार्की फैशन में था, इसमें अथॉरिटेरियन रूल फैशन में था, और जो देश थे इन्हीं की ओर प्रभावित हुआ करते थे। अब इन्होंने डेमोक्रेटिक बनना चाहा तो ये इनका अपना डिसीजन था, इसीलिए फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को इंटेंशनल माना जाता है। सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में आप देखेंगे तो ये थ्योरी एस्टेब्लिश हो गया था कि जो डेमोक्रेसी है वह सबसे कम खराब है। मतलब डेमोक्रेसी जो है वह कुल मिला के बढ़िया है, डेमोक्रेसी से मतलब ज्यादा खराब बाकी सब कुछ है, डेमोक्रेसी सबसे कम खराब है। इसीलिए सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में जितने भी देश, जैसे में भारत आपका डेमोक्रेटाइज होगा, तो पहले से प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड है कि सभी देश डेमोक्रेटिक होना चाह रहे हैं। डेमोक्रेसी के अपने फायदे हैं, हाँ कुछ नुकसान है, ये बात मानता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। लेकिन ये जो नुकसान है डेमोक्रेसी के, वह सबसे कम है अगर आप किसी अन्य स्वरूप देखें सरकार का। तो डेमोक्रेसी को लीस्ट इवेल बोला जाता है कि ये सबसे कम खराब है। आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। अगर हम रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल था, तो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में पॉलिटिकल पार्टीज का नेग्लिजिबल रोल था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को समाज में आपका ईर्ष्या फैलाने वाले तत्वों के रूप में जाना जाता था। वह समाज में डिवाइड पैदा करते थे, ऐसा लोगों का मानना था, और वह प्रोग्रेस में कोई भी रोल प्ले नहीं करते थे। जब फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हुआ उस टाइम के लोगों का ऐसा मानना था, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी आपका महत्वपूर्ण रोल फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में नहीं माना गया। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का, जो कि 1943 से 1962 तक चला। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि जो हंटिंगटन का जो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन था, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू होता है और 1962 1962 तक चलता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 तरह के देश डेमोक्रेटाइज हुए। पहले तो वे देश जो कि आपके फर्स्ट वेव में डेमोक्रेटाइज होकर फिर रिवर्स वेव में नॉन डेमोक्रेटिक बन गए थे, वहां अथॉरिटेरियन रूल आ गया था। कुछ लैटिन अमेरिकाई देश, जैसे में आपका जर्मनी था, जैसे में आपका इटली था, तो ये सब देश हो गए पहली कैटेगरी जो कि डेमोक्रेटाइज होगी सेकेंड वेव में। दूसरा आपके पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, आप देखिएगा द्वितीय विश्व के बाद आपका साथ में ही तृतीय आपका वेव चलता है डीकोलोनाइजेशन का, जो कि डर्वी सायर ने बताया था। अर्थात सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड थर्ड वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन आर गोइंग
टुगेदर आर गोइंग पैरेलल, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो क्या होगा भैया, जब डीकोलोनाइजेशन होगा तो आप देखेंगे कि जितने भी देश आजाद हुए यूरोपियन पावर के चंगुल से सब डेमोक्रेटिक बनना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा भारत, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पाकिस्तान, और भी जितने भी देश जो कि डेमोक्रेटिक हुए उस टाइम में, इंडोनेशिया, ये सब भी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। तो दूसरे तो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज आ जाएंगे और इनकी संख्या बहुत अधिक थी। और तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश जो कि उस समय एशिया का सुपर पावर हुआ करता था, जापान। जहां अथॉरिटेरियन रूल था, वहां मोनार्की का शासन हुआ करता था। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हारेगा तो यहाँ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगी। तो यही तीन प्रकार के आपके देश हैं जहां डेमोक्रेटाइजेशन स्टैब्लिश होगा। और ज्यादा संख्या कौन सी देशों की है, तो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज की है ना। क्योंकि अभी ही आपका थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन साथ साथ चल रहा है ना, जो कि डर्बी शायर ने बताया था। मैंने नेशन स्टेट वाले चैप्टर में बताया, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले टाइप के कंट्रीज के बारे में, जहां फर्स्ट वेव के दौरान डेमोक्रेसी आई, फिर उसको उखाड़ फेंका गया क्योंकि वहां डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट नहीं किया गया था, लोकतंत्र का समेकन नहीं हुआ था। तो द्वितीय विश्व के समापन के बाद इन देशों में लोकतंत्र का समेकन हो जाता है, लोकतंत्र कंसोलिडेट कर दिया जाता है और ये देश डेमोक्रेटिक बन जाते हैं। इन लैटिन अमेरिका, इन वेस्ट जर्मनी एंड इटली। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जापान होता है, जापान डेमोक्रेटिक बन जाता है, विश्व युद्ध हार जाता है, और जो एलाइज फोर्सेस होती हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस, ये जीत जाती हैं और ये जापान में आपका एक डेमोक्रेसी की स्थापना करती हैं। और जो जापान का इकोनॉमी था जो कि ध्वस्त हो चुका था आपका वर्ल्ड वॉर टू के जरिए, मैंने आपको पढ़ाया था प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में, जब यहाँ पे 2 एटम बॉम्ब गिराए गए थे यूएस के द्वारा। तो यूएस फिर इसके अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है और पैसे देता है। मतलब जले पर नमक थोड़ा, मतलब नहीं छिड़का, मरहम लगा दिया, थोड़ा बहुत चलता है, क्या कीजिएगा। यूएस ऐसे ही करता है हमेशा से, है ना। चाइना ऐसे कर रहा है, क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बताया आपका कि जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थे, जैसे में आपके एक नए स्टेट का निर्माण हुआ इजराइल का, जो कि पहले ब्रिटेन के शासन में जो क्षेत्र हुआ करता था उसे उसने एक नया देश का रूप दे दिया, इजराइल, और इसको डेमोक्रेटिक बनाया। उसके बाद हमारा भारत, प्यारा सा भारत आजाद होता है और भारत में डेमोक्रेसी आती है सेकेंड वेव के दौरान। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, हमने देखा। सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बढ़ जाता है। वह जनता को मोबिलाइज करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वह लोकतंत्र को अपनाएं, और जनता उनसे इंस्पायर होकर लोकतंत्र को अपनाती है। भारत में जैसे कांग्रेस ने किया, उसका एक एग्जाम्पल है। और जो भी कंट्री सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में डेमोक्रेटिक बने, लोकतंत्र उन्होंने अपनाया, उन्होंने अपने संविधान में राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा महत्वता दी। अगर भारत को छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत के संविधान में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। वो जब आपका 10th शेड्यूल जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, उस समय पॉलिटिकल पार्टी का आपका पहला बार जिक्र होता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था 1985 में, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं देशों में जहां पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है, उनके रोल के बारे में लिखा हुआ है, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए, वह इनहेरेंट पार्ट बन गए डेमोक्रेसी के, जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। एक आपका एग्जाम्पल है जर्मन बेसिक लॉ 1949, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के रोल को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ अगर आप ये देखिएगा कि जो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में देश डेमोक्रेटिक बने, उसमें कई वर्षों तक, कई जनरेशन तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व बना रहा। और जहां सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व हो, जहां डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन ना हो, वहां एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अर्थात डेमोक्रेटाइजेशन जो है कंसोलिडेट बेहतर तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन कुछ हद तक आ गया था। तो यही चीज आपको, यही ट्रेंड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कांग्रेस सिस्टम
के बारे में सुना होगा, रजनी कोठारी ने जो कहा था। इंडिया में कांग्रेस थी, इटली में आपका क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स थे, जापान में लिबरल डेमोक्रेट्स थे और इजराइल में लेबर पार्टी थी। और कई जनरेशन्स के बीत जाने के बाद यहाँ आपका कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी का शुरुआत हुआ। डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हुआ करती थी कंट्रीज में, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा। जैसे मैं हमारे यहाँ 1989 के बाद तो पूरा कॉलिशन कॉलिशन ही हो गया। फिर तो किसी पार्टी को आपका पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं केंद्र में। लेकिन 2014 से ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ये हुआ था सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में। ये पॉइंट तो बता दिया मैंने कि जो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है और जो थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन है एक साथ चल रहा था। यही कारण था कि इस समय जितने भी पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हुए जो कि आपके यूरोपियन पावर के चंगुल से आज़ाद हुए, उन्होंने आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेसी को चुनना प्रीफर किया। बहुत सारे कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को चुना और हम लोग थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन को सुनामी ऑफ डिकोलोनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। डर भी शायद ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया इतने सारे देश डिकोलोनाइज हुए थे ना इस टाइम पीरियड में। 90 से ज्यादा देश डिकोलोनाइज हुए थे, 90 प्लस कंट्रीज। इसीलिए डरबी शायर बोलते हैं कि भाई ये वेव नहीं, ये तो पूरा का पूरा सुनामी है जो कि डिकोलोनाइजेशन का आया है। लेकिन भाई फिर सेकेंड रिवर्स वेव चलता है डेमोक्रेटाइजेशन का 1958 से 1975। सबसे पहले जो आपके अफ्रीका के कुछ कंट्रीज होते हैं और एशिया के, वह सबसे पहले स्वतंत्र होते हैं ब्रिटिश और जो फ्रांस के लोग थे उनके शक्तियों से, मतलब यूरोपियन पावर के हाथ से स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी को अपनाते हैं और उसके बाद फिर अथॉरिटेरियन बन जाते हैं। उसमें से एक हमारा महान पाकिस्तान भी होता है जो डेमोक्रेसी को अपना के बाद में डिक्टेटरशिप वहां आ जाता है। किस तरह से वहां पे जो मिलिट्री होता है वह आपका थ्रो कर देता है सरकार को। आप तो जानते ही होंगे, परवेज मुशर्रफ का आपने कहानी सुना ही होगा, जियाउल हक और भी बहुत है। और यही आपका एग्जाम्पल है आपका जो सेकेंड रिवर्स वेव हुआ डेमोक्रेटाइजेशन का, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम बात करने वाले हैं थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की और ये आखिरी वेव है जिसके बारे में सैमुअल पी हंटिंगटन बात करते हैं। 1974 से 1991 तक चला था। इसमें जो पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री थे ना वह डेमोक्रेटाइज हुए और जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, आप तो जानते ही होंगे 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था और विघटन होने के बाद जो 15 सैटेलाइट स्टेट्स हुआ करते थे यूएसएसआर के, जिसमें रसिया खुद एक था, इन लोगों का डिसइंटीग्रेशन होता है और सभी जगहों पे आपका डेमोक्रेसी ही आ जाता है। तो देखो इन सभी में जो कंसोलिडेशन हुआ था डेमोक्रेसी का वह बाद में हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको 1991 में ही इंक्लूड करते हैं क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन होना यहाँ शुरू हो गया था। और साथ ही आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने आपको बताया था जो लैटिन अमेरिका के देश हुआ करते थे वहां जब आपका फर्स्ट रिवर्स वेव आया था तो उसमें आपका अथॉरिटेरियन रूल आ गया था। फिर आपका सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आया था तो कुछ ऐसे देश थे लैटिन अमेरिका के जहां डेमोक्रेटाइजेशन हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश बचे थे लैटिन अमेरिका के, जैसे में अर्जेंटीना हो गया, जिसमें ब्राजील हो गया, वह अभी भी अथॉरिटेरियन थे। तो जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन होगा इसमें ये जो लैटिन अमेरिकाई देश होते हैं ये डेमोक्रेटाइज होंगे। तो आप इसमें ट्रेंड देखिएगा, इसमें पोस्ट कॉलोनियल कंट्री जो है यह डेमोक्रेटाइज नहीं हो रहे ज्यादा, ये पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ज्यादा आपके डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में आपका कि ये फाइनल क्वार्टर जो था 20th सेंचुरी का इसमें हुआ, मतलब 1975 से 2000 तक। एग्जैक्ट डेट तो दिया ही हुआ है 1974 से 1991 तक। तो जो राइट विंग डिक्टेटरशिप था ग्रीस में, पोर्टुगल में, स्पेन में, ये 1970s में अंत हुआ। उसके बाद जैसे मैंने इसका आपको एग्जांपल दिया, जो जनरल्स थे उनका रिट्रीट हुआ इन लैटिन अमेरिका लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना इन 1980s। और फिर भैया कोलैप्स हो गया कम्युनिज्म का इन सोवियत यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप इन 1970s। और बहुत सारे कंट्रीज आपके इससे डेमोक्रेटाइज हुए। और अगर मैं बात करूं जो थर्ड वेव के द्वारा डेमोक्रेटाइजेशन आया पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में इंक्लूडिंग रशिया, इससे कोल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। और जो पूरे विश्व में टेंशन का माहौल चल रहा था कि भैया कहीं से थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए,
ये जो समस्या है यह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज थे ईस्टर्न यूरोप में और सोवियत यूनियन में जहां पे आपका डेमोक्रेटाइजेशन आया था, जब आपका कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म हुआ था। तो ये रहा हमारे सामने मैप, और हम देखेंगे एशिया में आपके 9 देश होंगे और 6 देश आपके होंगे ईस्टर्न यूरोप में। तो सबको काउंट करना शुरू कर देते हैं। ये रहा 1 नंबर पे रसिया, फिर उसके बाद रहा जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इतने सारे देश हैं भाई, गिन लो, 9 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे जहाँ कम्युनिज्म था, और जब कम्युनिज्म समाप्त हुआ तो यहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है। फिर यहाँ से 6 देश गिनो, एस्टोनिया, लटविया, लुथवेनिया। इन तीनों देशों को मिलाकर बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है क्योंकि बाल्टिक सी के पास है। फिर तीन यहाँ जोड़ लो आप, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। ये तो आपके फॉर्मली यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जो कि यूएसएसआर के पार्ट नहीं थे लेकिन वहां भी कम्युनिज्म था। और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूएसएसआर का प्रभाव समाप्त होता है ईस्टर्न यूरोप पर, और वहां से भी कम्युनिस्ट सरकार की समाप्ति हो जाती है। जैसे में आपका पोलैंड था, जैसे में आपका हंगरी था, ये और साथ में रोमानिया, यहाँ भी इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को मिला के हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। और जब इन तीनों के साथ इस डेनमार्क को जोड़ दोगे ना तो बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। तो ये सब टर्म्स को आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। तो अरब स्प्रिंग जो है यह बहुत ही विचित्र घटना है जिसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या इसको हम लोग फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन मान सकते हैं? क्वेश्चन मार्क, लाइक संजू पिक्चर। ठीक है, हमारे सैम्यूल चचा ने तो 3 ही वेव बताए डेमोक्रेटाइजेशन के, पर क्या चौथा वेव ये था अरब स्प्रिंग? इसको देखने का कोशिश करते हैं। तो अरब स्प्रिंग के माध्यम से पॉलिटिकल चेंज करने का कोशिश किया जाता है। जो आपका मिडिल ईस्ट का क्षेत्र होता है और जो आपका नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं अरब वर्ल्ड। वहां पे क्या है, तो वहां पे अथॉरिटेरियन रूल चलता है, डिक्टेटरशिप ही चलता है। ठीक है, तो वहां कोशिश की जाती है कि हम अपने सरकार के स्वरूप को बदलेंगे, और इसका शुरुआत होता है आपका टूनिसिया से 2010 में। वहां मास डेमोन्स्ट्रेशन निकाले जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, दंगे होते हैं, गृह युद्ध होता है कि और ये धीरे धीरे पूरे आपके फैल जाता है उस स्थान पे विच इज कॉल्ड द अरब वर्ल्ड इन द मिडिल ईस्ट। इनका एक ही मांग होता है कि भैया ये जो अथॉरिटेरियन रूलर है इसको धर के कुर्सी पर से उतार के फेंको, और हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ चलता है? ये चलता है मिस्र में, लीबिया में, टुनीशिया में, यमन में सिविल वार। फिर उसके बाद होता है आपका सीरिया में। क्या डेमोक्रेटाइजेशन है वहाँ? वहाँ तो आईएस आ गया है। फिर प्रोटेस्ट होता है आपका अल्जीरिया में, बहरीन में, जॉर्डन में, कुवैत में, और भी बहुत सारे देशों में। मांग रहता है भैया कि अथॉरिटेरियन रूल को डेमोक्रेसी में बदलो। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कि अथॉरिटेरियन रूल वह कोई और अथॉरिटेरियन रूल से रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में शामिल नहीं करते। और यहां से ये भी तय हो जाता है कि डेमोक्रेसी थोपने वाली चीज नहीं, डेमोक्रेसी अपनाने वाली चीज है। और जब तक समाज में डेमोक्रेटिक मूल्य नहीं डेवलप होंगे तब तक अगर आप उस पर डेमोक्रेसी थोपोगे तो वह डेमोक्रेसी को नहीं चला पाएगी। ये वहां से हम लोगों को पता चलता है, इन्फरेंस निकलता है। तो ये आपका फोर्थ वेव नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोर्थ वेव था डेमोक्रेटाइजेशन का, जहां कोशिश की गई थी पर डेमोक्रेटाइजेशन आया कहाँ? वहां तो आईएस और उसके बाद कितने सारे भाई सिविल वार हुए यमन में, सीरिया में की, और आपका स्थिति बिगड़ गया। और ये जो स्टेट्स हैं ये फेल्ड स्टेट के आपके कैटेगरी में आ गए।
तो आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज अरब स्प्रिंग इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ लीडर्स के नाम दिए हुए हैं जिनको अपने कुर्सी से उतार दिया गया था अरब स्प्रिंग के दौरान। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक इंडेक्स होता है इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें आपके हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को क्लासिफाई किया जाता है एज फुल डेमोक्रेसीज और फ्लॉड डेमोक्रेसीज। फुल डेमोक्रेसी मतलब लिबरल डेमोक्रेसीज, और फ्लॉड डेमोक्रेसीज मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा रखा है इन दोनों चीजों का मतलब। तो हम देखेंगे कि फ्लॉड डेमोक्रेसीज में क्या कमियां हैं, और वहाँ किस प्रकार से डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है, क्या कानून बनाए जाएं, किन संस्थाओं का निर्माण किया जाए कि ये जो फ्लॉड डेमोक्रेसीज हैं ये फुल डेमोक्रेसी के क्लासिफिकेशन में आ सकें। तो सबसे पहला है भैया जेंडर इनइक्वालिटी। जो पॉलिटिकल पावर है और जो आपका अवसर है वह महिलाओं को कम मिलता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है। महिलाएं पुरुषों के इतना कमाती नहीं है, और साथ ही साथ उनको रोका जाता है ताकि वह बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच सकें और उनके पास कॉरपोरेट पावर नहीं आ सके। और दूसरी तरफ जो मेन है उनको ये सब मिल जाता है आसानी से एज कम्पेयर टू विमेन। उनको कोई रोकता नहीं है कि नहीं तुमको नेता नहीं बनना है, नहीं तुमको कॉरपोरेट जॉब नहीं करना है, ये चीज नहीं है। दूसरा है भैया नस्लवाद है, और साथ ही साथ धर्मवाद है, जातिवाद है। ये सबसे बड़ी आपकी समस्या है। और जो आपका माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी हमेशा मार्जिन पे होता है समाज का, और उसको जॉब नहीं दिए जाते, उसको डिनाई कर दिए जाते हैं, लोन्स नहीं दिए जाते, हाउसिंग नहीं दी जाती, और एडुकेशन फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड कराई जाती। साथ ही साथ भाई बहुत ही लार्ज इनकम गैप है, आपका इनकम डिस्पैरिटी है। जो जो आपके रिच लोग हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं, गरीब बहुत ही गरीब है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास गरीबी है। और इसके कारण होता क्या है कि उनके अंदर में पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन आ जाता है। तो ये सब कुछ कमियां हैं जो कि फ्लॉड डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है, और फ्लॉड डेमोक्रेसीज को ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, अर्थात डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहिए, जिससे वे फुल डेमोक्रेसीज में कन्वर्ट हो जाएं। तो आप इसको क्रिटिसिज्म के तौर पर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, डेमोक्रेसी इज लीस्ट इविल, डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप और किसी सरकार के स्वरूप से अगर लोकतंत्र को अगर कंपेयर करें तो लोकतंत्र काफी बेहतर है। हाँ, कमियां हैं, इसमें भी कमियां हैं, क्योंकि हर एक सरकार के स्वरूप में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन यह सबसे कम खराब है। ठीक ना? तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हम अब अंत में देखेंगे कि अभी भी विश्व में पूरे तरह से डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है, और बेहतर तो यही होगा कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसी आ जाए। लेकिन आज भी हॉरिजॉन्टल डेमोक्रेटाइजेशन की आवश्यकता है, और जो फ्लॉट डेमोक्रेसीज हैं वहाँ वर्टिकल डेमोक्रेटाइजेशन की आवश्यकता है। अगर ये दोनों टर्म्स को नहीं जानते तो जाकर पहले लेक्चर को देख लें। और यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अभी भी बहुत सारे देश हैं जो कि डेमोक्रेटाइज नहीं हुए हैं। जैसे मैं आपके कम्युनिस्ट स्टेट्स, ये 5 अभी जो कम्युनिस्ट स्टेट हैं जो चल रहे हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हैं। फिर आपके अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, जैसे में आपका सऊदी हो गया, जैसे में आपका यूएई हो गया। वहाँ आपका राजा वाजा होता है, मोनार्की होता है अपना, ठीक है ना? नॉर्थ कोरिया कौन नहीं जानता इसे, चाइना सब कोई जान गया है भाई, क्यूबा, लाओस, वियतनाम। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर चीजें समझ में आई, तो भाई वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दे दो, शेयर कर दो, और भैया सब्सक्राइब जरूर करो भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, फिर से धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें विद पढ़ो। तो ऐसे हमेशा की तरह यही कहूंगा, डिग्री लेने से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके फ्यूचर में चीज़ों को जल्दी से अचीव कर सकें और आपको कम मेहनत करनी पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।